कल आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ केस लॉज हमने डिस्कस किए थे। आज कुछ जो विवादास्पद मुद्दे रहे हैं 21 को रिलेटेड, कि जैसे कि राइट टू डाई जो है, राइट टू डाई प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मरने का अधिकार है वो आता है या नहीं आता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए। देखिए, ये एक हमेशा एक डिस्कशन का मुद्दा रहा है कि जो जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल है या नहीं है। तो इसके बारे में क्या क्या डिस्कशन होते रहे हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। 2-3 केस है जिनको मिला के लास्ट में क्या नतीजा निकला है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। देखिए, एक केस है, लिख लीजिए आप, महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल, 1987 का केस है ये। बनाम श्रीपति दुबल, 1987 का वाद है ये। CLG 743, ठीक है। इसमें ये था, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में ये मतलब जैसे कि ये मुद्दा मतलब काफी चर्चित रहा है कि मरने में जीने का अधिकार शामिल है नहीं है, ऐसे करके एक आईपीसी का एक सेक्शन है, आर्टिकल सेक्शन 309। इससे पहले ये जो हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको जो आर्टिकल सेक्शन 309 जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, सेक्शन 309 जो है इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन है, उसमें प्रोविजन ये दिया गया है कि अगर कोई पर्सन आत्महत्या करता है और अगर वो बच जाता है तो माना जाएगा कि उसने क्राइम किया है। ये 309 सेक्शन आईपीसी का बताता है, ठीक है। तो मुद्दा ये रहा कि इसको जो ये मरने का अधिकार है इसको जोड़ा गया 309 से, कि 309 में क्या है, आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास। और इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है और अगर वो बच जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसी को लेकर ये डिस्कशन, इस वाद में ये निर्णय आया था कि बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शन 309 है जिसमें आत्महत्या एक अपराध है, संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है और इसलिए क्या है, ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले क्या कहा कि 309 आत्महत्या को एक अपराध बताती है, इसलिए ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल है। तो देखिए, ये जो बात है इसको पहले मैं आपको अच्छे से समझाती हूं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं कि 309 क्या है, अवैध है, जो कि आत्महत्या को अपराध घोषित करती है, अपराध घोषित करती है। इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब असंवैधानिक है। ठीक है, कि आप देखें क्या कहा है कि 309 अवैध है क्योंकि जो आर्टिकल 21 है
उसको ये इसके कारण ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 के तहत जो जीने का अधिकार है, उसमें क्या है आपका इनहेरेंट है किसका अधिकार, मरने का अधिकार, कि इसमें मरने का अधिकार इसमें शामिल है। ये किसने जजमेंट दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि आपका जो आर्टिकल 21 के तहत जो जीने का अधिकार है उसमें क्या शामिल है, मरने का अधिकार इसमें शामिल है। तो अब इसके तहत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों किया गया आईपीसी 309 को, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आता है कि 309 को किसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। 309 आत्महत्या को अपराध बनाता है। आत्महत्या अगर कोई करता है तो वो किस चीज का यूज कर रहा है, इस केस लॉ के डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या है, मरने का उसका अधिकार है, और 309 के तहत वो उसको एंजॉय कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका लाभ उठा रहा है कि जीने का जो अधिकार है उसमें मरने का अधिकार शामिल है। इसलिए आप 309 के तहत अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो वो आपका राइट है, और इसलिए ये क्या है, इसे मरने का अधिकार शामिल होने के कारण 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि एक राइट है जो आर्टिकल 21 देता है, जबकि क्या राइट है कि आप जी भी सकते हैं और आपकी ये भी राइट है कि आप मर भी सकते हैं, जबकि 309 उसको क्या करेगा, अब दंडात्मक बता रहा है, अपराध बता रहा है उस काम को कि आप मर सकते हैं, आपके पास राइट है, लेकिन 309 क्या बता रहा है, उसको अपराध बता रहा है। तो इसलिए क्या कह दिया गया कि 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि जो आपका राइट है किसका, आत्महत्या का, मरने का अधिकार है, ये आपको 21 के तहत मिला हुआ है, लेकिन 309 क्या बता रहा है, उसको पनिशेबल बता रहा है। इसलिए क्या कह दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि 309 असंवैधानिक है। संविधान में अधिकार है आपके हमारे पास कि आप मर सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपराध है, तो ये आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है। पहले बात ये बताइए कि यहां तक सबको बात समझ में आ गई क्या? देखिए इसका, देखिए बनाम जो होता है ना, ये वर्सेस है, वर्सेस मतलब ये जो अपना लॉ चलता है ना, ये उर्दू लैंग्वेज पे बेस्ड है। उर्दू के बहुत सारे शब्द विरुद्ध जो होता है, इसके विरुद्ध ये, ए विरुद्ध बी, तो विरुद्ध जो शब्द है वो लॉ में आप जैसे देखेंगे ना, तो आप जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लॉ में किससे रिलेटेड हैं, उर्दू से जुड़े हुए हैं। देखिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूं, अदालत शब्द जो है ये उर्दू है, गुनाह शब्द जो है उर्दू है, और जो आप ये नाम सुनते हैं मुकदमा, जिसका मुकदमा जो नाम है ये भी उर्दू का नाम है। इसका अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको अभियोजन बोलते हैं। केस जो बोलते हैं, केस का हिंदी मीनिंग होता है अभियोजन, लेकिन जो बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं उसको कहते हैं मुकदमा। शब्द जो यूज करते हैं वो भी उर्दू है। और गवाह है, गवाह शब्द भी उर्दू है। और मतलब एक रोजनामचा नाम की चीज होती है कि पुलिस थाने में एक विशेष रजिस्टर होता है जिसमें अपराधों से संबंधित जितनी डेली की इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें होती है, मतलब एक तरह से डायरी होती है, उसको बोलते हैं रोजनामचा। तो रोजनामचा ये वर्ड भी उर्दू है। और मतलब खात्मा की, जैसे कि कोई मतलब कार्यवाही पूरी हो गई पुलिस वालों की, तो वो भी यही लिखेंगे कि इस एक्टिविटी ये मतलब पूरी कब हुई। जैसे कोई भी पिटीशन कोर्ट में लगी है तो जो खारिज शब्द यूज किया जाता है वो भी उर्दू का है। और मतलब हवाले, हवाला, और मतलब बहुत सारे जो हम कहते हैं कि बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी, ये पूरा वर्ड उर्दू का है। हिरासत में, उसको हिरासत में लिया गया है, हिरासत भी। फरियादी जो वर्ड है कि जो हम मुकदमा लेके जाता है वो क्या होता है, फरियादी। तो फरियादी जो शब्द है वो भी है। कई बार क्या होता है, कोर्ट किसी की, कई बार जैसे कि कोई मुकदमा होता है उसको एक बार
रोक देता है तो उसको कहते हैं मुलतवी करना। तो उस मुलतवी करने का मीनिंग भी, मुलतवी शब्द भी क्या है, उर्दू का है। और जो दीवानी शब्द यूज किया जाता है वो भी ऐसे ही जाहिर सूचना करके बहुत सारे, इवन आप जो एक शब्द सबसे ज्यादा यूज करते हैं वकील, ये भी उर्दू का ही शब्द है। तो इससे क्या है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो उर्दू से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो उर्दू से बहुत इस तरह से जुड़ने के कारण जो ये बनाम शब्द है ये वर्सेस का उर्दू रूपांतरण है। वैसे क्या होता है वर्सेस मतलब विरुद्ध, ए के विरुद्ध बी। अब जैसे इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो जैसे कि ये केस है कि जो वर्सेस है, जैसे समझ लीजिए महाराष्ट्र राज्य वर्सेस श्रीपति दुबल, तो महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध श्रीपति दुबल। तो विरुद्ध जो शब्द है उसके लिए जो उर्दू शब्द है वो है बनाम। तो जैसे और कानून व्यवस्था में जो उर्दू शब्द चलते हैं उसी तरह से ये भी एक उर्दू शब्द हमारी व्यवस्था में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे और सब शब्दों के साथ हम हिल मिल गए वैसे ही उसी वो ही एक शब्द, उनमें से ही एक शब्द ये है। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए। बताइए, समझ आपको समझ में आ गया? जी समझ में आ गया जी। सिंपल वर्ड का तो यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अपने शुरू से ही ये उर्दू वर्ड्स का यूज चला आ रहा है, तो बस ठीक है। आप जैसे कि है ना मतलब जब मैंने संविधान सभा का निर्माण की जब बात की थी, आप उसमें भी देखेंगे कि जितने लॉयर्स थे, जो मोहम्मदन जो मेंबर्स थे, वो लॉयर बहुत बड़े बड़े जो लॉयर थे मोहम्मदन लॉयर थे। और इतिहास में देखेंगे कि जिन्होंने मतलब जो कार्रवाई जितनी चली है उसमें रेगुलर यूज होता चला गया और यही हमारा इतिहास बन गया और आज उसी तरह से यूज होता है। ये देखिए एक परंपरा सी बन गई क्योंकि पहले यूज होता था तो उसके बाद में अब यूज होते चले गए। आप में से संदीप राय जी पूछ रहे हैं कि इस्तगासा क्या होता है। देखिए इस्तगासा एक ये इतना भारी भरकम नाम ही है, जनरली ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप देखिए वैसे परिवाद को इस्तगासा बोलते हैं, परिवाद जो लगता है। और परिवाद भी अगर देखिए परिवाद का मीनिंग मैं सबसे पहले तो इसका सबसे सिंपल जो वर्ड है वो आपको बताती हूँ कि सबसे सिंपल इसका वर्ड है प्रार्थना। कि कोई भी पर्सन जब उसको अपना मतलब मुकदमा शुरू करवाना होता है तो कोर्ट में वो अपना प्रार्थना पत्र देता है, उसको बोलते हैं परिवाद। और जो देने वाला होता है उसको बोलते हैं परिवादी। तो उस परिवाद या परिवादी या जो परिवाद है या जो प्रार्थना पत्र है उसको इस्तगासा बोलते हैं उर्दू में। इस्तगासा शब्द बहुत मतलब इस्तगासा पेश किया, जैसे जनरल कोर्ट में तो ये बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं कि इस्तगासा पेश कर दिया क्या। हाँ मतलब इस्तगासा क्या होता है, मतलब प्रार्थना पत्र होता है कि मेरी कार्रवाई इस मुद्दे पर ये समस्या है और इस पर कार्रवाई शुरू की जाए। ये मतलब जो प्लेंटिफ जो होता है, मतलब जो परिवादी जो होता है उसके द्वारा ये, जैसे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो अपराध की कैटेगरी की है, तो मैं कोर्ट में जाके अगर कार्रवाई शुरू करवाना चाहती हूँ तो मैं इस्तगासा वो लगाऊंगी, मतलब परिवाद लगाऊंगी। जनरली क्या होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें एफआईआर की जगह डायरेक्ट कोर्ट में इस्तगासा पेश कर देते हैं।
ठीक है, चलिए इस्तगासी तो नहीं होता, जनरली परिवादी ही बोलते हैं। इस्तगास वो तो जो मतलब जो परिवाद जो है उसको बोलते हैं इस्तगासा। चलिए ठीक है, मेरे को पहले ये बताइए कि जो ये कंसेप्ट मैंने समझाया है कि सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य वर्सेस श्रीपति दुबल में ये प्रतिपादित किया गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, इसलिए ये क्या है 309 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? क्योंकि देखिए इसके आगे की बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखिए क्या कहा है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, तो हम मर सकते हैं, हम मर रहे हैं तो वो कोई अपराध नहीं है, उसके लिए आप हमें दंडित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत हमें मिला हुआ है, तो अगर हम मरना चाहते हैं, मर रहे हैं, तो फिर हमें दंड क्यों दिया जा रहा है? इसलिए क्या कहा, 309 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब बताइए, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि 309 जो इस अधिकार को क्या है, छीनती है, जो आर्टिकल 21 देता है, मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, इसलिए ये क्या है, अवैध है। मरने की इच्छा कोई अस्वाभाविक नहीं होती है, ये केवल मतलब बहुत ज्यादा असाधारण होती है, विलक्षण होती है, बहुत मतलब ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस होती है जिसमें मतलब व्यक्ति अगर जी रहा है तो उसको वो भार लगने लगता है, तब वो मरता है। और इस मामले में क्या था कि एक कांस्टेबल ने नगर निगम द्वारा जीविकोपार्जन के लिए एक दुकान स्थापित करने की मतलब अनुमति ली थी, तो उसको मना कर दिया गया था कि मतलब उसको दुकान, नगर निगम से उसने परमिशन मांगी थी कि वो एक दुकान डालना चाहता था, और उसको मना कर दिए जाने के कारण वो नगर निगम का जो अधिकारी था उसके कमरे में ही उसने आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। और न्यायालय ने बाद में ये माना था कि वो अपराधी नहीं है, और मतलब इसके कारण ही ये डिसीजन दिया था कि मतलब ये जो मरने जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार क्या है, शामिल है। क्योंकि उनका ये मानना था कि एक तो कोई बहुत पर्सन जब बहुत डिप्रेशन में होता है, तकलीफ में होता है, तब वो ऐसा स्टेप लेता है, जबकि ऊपर से 309 के तहत अगर किसी ने प्रयास किया मरने का और उसमें वो बच जाता है, तो आप फिर उसको और अपराध मान लेते हैं। इसलिए मरने के जो अधिकार है उसमें मतलब इसको शामिल मान लिया और इसको क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। सबसे पहला मुद्दा आया ये क्या, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस श्रीपति दुबल। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद में सिचुएशन क्या रही, क्योंकि लास्ट में जाके क्या स्थिति रही उसके बारे में हम आगे देखेंगे। एक वाद आया चन्ना जगदेश्वर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1988 में। चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, ये आया था 1988 में आया था, ठीक है। चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य CL 4549, ठीक। इसमें क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट थी उसने ये अभिन्न दर्ज किया कि जीवन के अधिकार में मरने का राइट शामिल नहीं है। मतलब जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ आपको जीने का राइट देता है, मरने का राइट आपको नहीं देता है। इसलिए क्या है, जो 309 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपके पास में मरने का राइट ही नहीं है, तो आप आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? अगर आप करेंगे तो मतलब आप अपराध कर रहे हैं। अपराध चाहे आप दूसरे के खिलाफ करें चाहे खुद के खिलाफ करें, अगर आप खुद को मार रहे हैं तो आप खुद के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। तो क्या बोला कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, मतलब आपके पास मरने का राइट है ही नहीं। तो फिर सीधी सी बात है, 309 को पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और यहां पर आकर इस वाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है और 94 में एक वाद आता है पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ। पी रतिनाम वर्सेस भारत संघ।
ये वाद है 1994 का, ठीक है। ये 94 का मुकदमा है। इस मामले में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। ये फाइनली मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि भाई जो जीवन आर्टिकल 21 के तहत आपके पास जीवन का अधिकार है, उसमें मरने का अधिकार भी शामिल है। वापस वही जो श्रीपति दुबल वाले केस में था, 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 309 है, और वो मतलब क्रूर तथा न्याय विरुद्ध है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान करती है कि जो पहले से ही पीड़ित है और जिसे मानसिक रोग से जूझने की सलाह की आवश्यकता है, और दूसरों को मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए क्या है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। दूसरी बात, ये 309 को इस आधार पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया कि कोई ऑलरेडी परेशान है तो उसको आप 30 मतलब अदंडित और करेंगे ऊपर से। तो सबसे पहले क्या किया, असंवैधानिक घोषित किया और कह दिया अधिकार शामिल है। फिर क्या किया कि संवैधानिक घोषित कर दिया और कि आप जीने का राइट है, आपको मरने का राइट आपको नहीं है। वापस फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि आपके जीने के अधिकार में जो मरने का अधिकार है वो शामिल है। इसलिए 309 एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब आप अगर आपको मरने का राइट है तो आप मर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मरने का प्रयास किया और आप बच गए तो आपको ये प्रोविजन ही हटा दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का मतलब ये होता है कि उस प्रोविजन को हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक स्टोरी क्लियर है सबको? चलिए कोई नहीं बेटा, अब आपको क्लियर हो गया है। आप मतलब अगर आप कंप्लीटली देखें तो इसका मीनिंग होगा विरुद्ध, आप एक्चुअल एग्जैक्ट मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट में केस आता है ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब राज्य। ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब राज्य ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और ये 1996 में था। ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब राज्य 1996। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जो इस डिसीजन के बाद में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने मतलब जो पहले निर्णय दिया था उसको क्या किया, उलट दिया। पहले वाले में क्या कहा था कि शामिल है और 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, और इसमें क्या किया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जीवन के मतलब लास्ट मोमेंट तक गरिमा से मरने के अधिकार की तुलना जीवन की सामान्य जो अवधि है उसको कम करके अप्राकृतिक रूप से मरने का अधिकार से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिंग कही थी उसको आप ध्यान से सुने कि जीवन के अंतिम क्षण तक गरिमा से मरने के अधिकार की तुलना जीवन की सामान्य अवधि को कम करके अप्राकृतिक रूप से मरने के अधिकार से नहीं की जा सकती है। इसलिए मरने का अधिकार तथा जीने का अधिकार एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए वे एक दूसरे में शामिल नहीं हो सकते हैं। देखिए कितने मतलब है ना कॉम्प्लिकेटेड मामले को और कितना अच्छे से इन्होंने समझाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आप बोल रहे हैं कि 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मरने का अधिकार है, आप कैसे अपने जीवन को मतलब अप्राकृतिक रूप से कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये दोनों जो हैं जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए वो एक दूसरे में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए 21 के संदर्भ में ये स्पष्ट कर दिया कि जीवन का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, और वर्तमान समय में भी यही स्थिति है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये लास्ट डिसीजन आया हुआ है, इसी को अब वैलिड माना जाता है।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डेथ पनिशमेंट को लेके जो मुद्दा है उसके बारे में, कि डेथ पनिशमेंट कैसे दिया जाना चाहिए, उसको लेकर डिस्कशन हुए हैं, और किस तरह से एक आईपीसी का सेक्शन है 303, उसको किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। आर्टिकल 303 एक जो सेक्शन 303 आईपीसी है, आईपीसी सेक्शन 303, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 303 को किस वाद में असंवैधानिक घोषित किया गया था। मोस्टली पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस वाद के तहत किया गया था। सबसे पहले ये देखते हैं कि 303 क्या है। देखिए, जब 302 के तहत अगर किसी ने किसी की हत्या की है और उसको एलआई का पनिशमेंट मिला हुआ है, एलआई मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, और अगर कोई व्यक्ति, तो जो 302 है उसमें या तो आप एलआई का पनिशमेंट दे सकते हैं या आप डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं। ये दो ऑप्शन 302 में बताए गए हैं। तो ये कहा जाता है 303 को लेके कि जब 302 में डिसीजन दिया जाता है तो न्यायाधीश के पास में ऑप्शन होता है कि वो या तो एलआई दे या फिर डेथ पनिशमेंट दे। जबकि जब 303 के तहत 303 की स्थिति यह है कि अगर कोई एलआई का पनिशमेंट भोग रहा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट आजीवन कारावास का अगर भोग रहा है, और अगर ये व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो इसको डेथ पनिशमेंट ही दिया जाएगा। यहां पे किसी दूसरे दंड का प्रोविजन ही नहीं है, सीधा ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एलआई आजीवन कारावास के तहत किसी की हत्या कर देता है जेल में रहते हुए, तो उसको क्या दिया जाएगा? डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। सिंगल एक ही पनिशमेंट बताया गया है कि उसको डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो 303 को किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, एक तो इसके बारे में बात करेंगे, और दो वाद हैं जो डेथ पनिशमेंट को लेकर और हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, एक वाद है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1980 का वाद है ये। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या मुद्दा था वो बात करते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980, सुप्रीम कोर्ट। इस मुकदमे में ये था, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चंद्रचूड़ साहब थे, चंद्रचूड़ सरकारिया, और एसी गुप्त थे, ओम वालिया थे, और इसमें जो डिसेंडिंग ओपिनियन था वो था पीएन भगवती का। डिसेंडिंग ओपिनियन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन आते हैं तो इस तरह से आते हैं 4-1, 3-1, 3-1 तो चलो आता ही नहीं है, 6-1 और 8-1। तो ये तो होता है असेंडिंग ओपिनियन, मतलब जो निर्णय से सहमत है, और जो सहमत नहीं है वो है डिसेंडिंग ओपिनियन, जो विसम्मत है। तो इस मामले में जो पीएन भगवती सर थे वो डिसेंडिंग ओपिनियन में थे, वो इसके विरुद्ध थे, और जबकि चंद्रचूड़ सर जो थे और एसी गुप्त जो थे, ओम वालिया जो थे, ये क्या थे? इसके असेंडिंग ओपिनियन में थे। देखिए, जो एक बहुत क्वेश्चन था जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक जो दंड है, कि मृत्यु अगर किसी ने कारित कर दी है उसके लिए सिर्फ मृत्यु दंड ही होना, विकल्प के लिए कि अगर किसी ने मृत्यु कारित कर दी है तो व्यवस्था सिर्फ क्या है कि उसको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। ये जो है ये आर्टिकल 14, 21 और 19 का अतिक्रमण करता है। ये विवाद चल रहा था, तो इस वाद में ये स्पष्ट कर दिया गया कि मृत्यु अगर कारित आपने की है तो जो आर्टिकल 14 उसके मतलब अगर आपने मृत्यु कारित कर दी है तो उसके तहत आपके लिए आपके पास सिर्फ एक मृत्यु दंड की व्यवस्था होना, मतलब एक प्रोविजन में सिर्फ मृत्यु दंड के विकल्प के तौर पर देना 14, 21 और 19 का अतिक्रमण नहीं करता है, और ये क्या है? संवैधानिक है। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है वो मृत्यु दंड दिए जाने के लिए जो विहित प्रक्रिया है वो अयुक्तियुक्त,
या अन्यायपूर्ण नहीं है, और 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करती है। बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में यह डिसीजन आया कि आर्टिकल 21 का जो 303 है वो हनन नहीं करता है, और उसमें अगर विकल्प के तौर पर सिर्फ मृत्युदंड दिया गया है। मुद्दा ये था कि अगर आपने किसी की मृत्यु कारित कर दी है, किसी को मार दिया है, तो ऑप्शन में और भी अपराध दंड होने चाहिए, आपने सिर्फ एक डेथ पनिशमेंट दे रखा है। मुद्दा ये था। तो इस वाद में बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य ने कोर्ट ने क्या कहा कि 303 संवैधानिक है और ये सही है, और अगर एक ही अपराध बताया गया है मृत्यु कारित करने के एवज में, तो ये सही है। ये बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में एक केस आया दीना सेठ वर्सेस भारत संघ 1983 में। में यह वाद आता है, और इसमें कोर्ट ने कहा कि जो गले में रस्सी डालकर मृत्युदंड देना, ये जो तरीका है वो संवैधानिक है। मतलब जो अपने इंडिया में जो प्रचलन में है, जो तरीका है फांसी देने का, वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी में जो प्रोविजन है कि इस तरह से फांसी दी जाएगी, जो प्रावधान करती है कि गले में रस्सी डालकर फांसी दी जाएगी, आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको संवैधानिक माना। क्योंकि मुद्दा ये था कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें तहत गरिमा से जीवन और मृत्यु, मतलब अगर किसी को फांसी के तौर पर भी मृत्यु दंड दिया गया है तो उसका गरिमापूर्ण उसको फांसी दी जानी चाहिए, गरिमापूर्ण तरीका होना चाहिए। और जो ये फांसी लटकाना है, ये क्या है, गरिमापूर्ण नहीं है। तो दीना सेठ वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो प्रोसीजर बताया गया है कि फांसी लटकाकर मृत्युदंड दिया जाएगा, वो संवैधानिक है। और न्यायालय ने बाकायदा ये भी कहा कि बिजली के करंट से मार देना, या फिर गैस छोड़कर मार देना, गोली मार देना, या फिर कोई इंजेक्शन दे देना, ये सब तरीके रस्सी वाले तरीके से अच्छे नहीं है। तो ये बात तो हो गई यहाँ पे। फिर लास्ट में एक केस आता है मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य। मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य 1983 का ही मामला है, और इसमें जो ये 303 वाली जो विवाद था कि 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो 303 को जो आजीवन कारावास का दंड भुगतने वाले जो पर्सन होता है, वो अगर हत्या कर दे तो उसके लिए मृत्युदंड की उपबंध करती है, को असंवैधानिक घोषित कर दिया इसने कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि ये क्या है, 21 के अकॉर्डिंग अनुचित है, अयुक्तियुक्त है और अन्यायपूर्ण है। क्योंकि जो 302 है वो आपको ऑप्शन देता है, जबकि ये आपको ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, ये बात इसमें कही गई थी। इसलिए 303 को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1983, का ये केस है मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 303 को असंवैधानिक किस में डिक्लेयर किया गया था, तो यही आंसर इसका मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था कि जब आप 302 में सजा देते हैं हत्या के बदले, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप LI भी दे सकते हैं और डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। जबकि जब आप 303 के तहत दंड देते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, आपको लास्टली आपको डेथ पनिशमेंट ही देना होगा। इसलिए क्या किया इसको, तो 303 में जो ये प्रोविजन है कि जब आप आजीवन कारावास का अपराधी किसी की हत्या करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। AIR का मीनिंग है ऑल इंडिया रिपोर्टर। ये बुक्स आती हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस लिखे हुए आते हैं, बहुत सारी आती है, CRLJ आती है, CLJ आती है, ऑल इंडिया रिपोर्टर आती है, ऐसे करके बहुत सारी किताबें। सुमन जी आप पीछे वाली क्लासेस देखिए, पहले की जो क्लासेस हैं, अब मुझे याद नहीं है कि कौन सी क्लास है, तो उन क्लासेस में इस बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। AIR का मीनिंग होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर। तो जो AIR जिसमें भी लिखा हुआ है AIR 1980, इसके आगे पेज नंबर मैंने नहीं लिखा है। तो जनरली क्या होता है, AIR के आगे पेज नंबर लिखे होते हैं कि किस पेज नंबर पे ये केस बताया गया है।
बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया है? जी, नेक्स्ट चलते हैं सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1982 का, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इसमें मुद्दा ये था कि जो इसमें सुनील बत्रा के द्वारा 2-3 पिटिशंस लगाई गई थी, तो ये लास्ट जो सुनील बत्रा के द्वारा 1982 में लगाई गई थी उसमें ये डिसीजन आया था कि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जेल में उन कैदियों को जिनके मामले परीक्षणाधीन है, मतलब कि जिनके मामले अभी चल रहे हैं, तो उनको सिद्ध दोष, मतलब जो ऑलरेडी जिनका डिसीजन आ चुका है, उनके मतलब उन दोनों को साथ में रखना 19 और जो 21 है उनका अतिक्रमण करता है। तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन में यह डिसीजन दिया गया था कि जो जिनका मुकदमा चल रहा है और जो डिसाइडेड है, मतलब जो अपराधी है, क्योंकि देखिए जिसका मुकदमा चल रहा है वो अभी अपराधी है ये क्लियर नहीं है क्योंकि अभी निर्णय नहीं आया है, जबकि जो जिसके बारे में डिसीजन आ चुका है उसके बारे में ये क्लियर है कि वो अपराधी है। तो मतलब मुद्दा सिर्फ ये था कि अगर एक व्यक्ति जो जिसके बारे में ये डिसाइड नहीं है उसका एक अपराधी के साथ रखना आर्टिकल 19 और 21 का हनन है। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ, बाकायदा जो परीक्षणाधीन है और जो सिद्ध दोष है उनको साथ में रखना क्या है, 19 का और 21 का अतिक्रमण करता है। जो मतलब परीक्षणाधीन जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं, मतलब क्योंकि वो तब तक निर्दोष होते हैं जब तक कि उनके अपराध को सिद्ध नहीं कर दिया जाता, और इसलिए उनके साथ में अमानवीय व्यवहार करना, जैसे कि उनको एकांत कारावास में रखना। एकांत कारावास मतलब एक प्रोविजन होता है आईपीसी में जिसमें क्या होता है, आपको बिल्कुल अलग रखा जाएगा, आप ना किसी से मिल सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, ना आपसे कोई मिलने आ सकता है। तो उनको एकांत कारावास दे देना, उनको आवश्यक सुविधाएं नहीं देना और उनको मतलब उनकी जरूरतों से वंचित करना, बहुत दूर जेल में भेज दिया जाना और रिलेटिव्स को नहीं मिलने देना, ये सब क्या है, आर्टिकल 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करता है। क्योंकि जब आप जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको आप जो कल्पेट है, मतलब जो अभी अपराधी घोषित हो चुके हैं, उनके साथ रख रहे हैं, उनके साथ वही बिहेव कर रहे हैं, इसको लेके ये मामला था। इस मामले में क्या था कि जो पिटिशनर था वो तिहाड़ जेल में जो आजीवन कारावास है उसका दंड भुगत रहा था, और उसने जेल में उसके साथ जो बिहेव किया गया था, मतलब जो अमानवीय और बर्बर जो एक्टिविटीज उसके साथ में हुई थी, उसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए न्यायालय से प्रार्थना की कि एक वार्डन वहां पे था, उसने उसको मारा पीटा, क्योंकि उसने क्या था, मतलब जनरली जेल में क्या करते हैं लोग, सब जो जितने भी वहां पे रहते हैं लोग, वो काम करते हैं, तो उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं जिसको वो जमा करवा सकते हैं। तो जब उसको पैसे जो उसके पास थे उसको उसने जब उस वार्डन ने मांगे तो उसको उसने देने से मना कर दिया, जिसके कारण उसको उसने बहुत पीटा। तो जो सुनील बत्रा जो एक सिद्ध दोष कैदी था, जब ये मामला शुरू हुआ था उस टाइम उसका डिसीजन नहीं आया था, लेकिन बाद में ये डिसीजन आ गया था। तो जो ये एलआई का इसको पनिशमेंट मिला था, तो उसने न्यायालय को एक लेटर लिखा था, और एक याचिका होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या होती है, इसके बारे में हम जब याचिकाएं पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तौर पर उस लेटर को कोर्ट ने स्वीकार किया था जो उसने सुनील बत्रा ने जेल में से लिखा था। तो उसने कहा कि मेरी सुरक्षा के लिए, उसने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उसने ये लेटर लिखा था, क्योंकि उसके साथ में वहां पर मारपीट हो रही थी। तो बाकायदा कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पिटिशनर के साथ में मतलब जो बर्ताव किया गया है वो अवैध है और आर्टिकल 21 का हनन करता है। तो जेल में गरिमापूर्ण जीवन बिताने का जो राइट है वो इस वाद में सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन में घोषित किया गया था कि अगर आप जेल में भी है, अपराधी भी हैं, तो भी आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, कि आपके साथ में दुर्व्यवहार ना किया जाए। ये बहुत ही सुनील बत्रा वर्सेस किसी को एलआई का पनिशमेंट मिला हो और फिर भी इतना फेमस हो जाए, सोचिए, क्योंकि ये खुद एलआई का पनिशमेंट इसको मिला हुआ था। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन, ठीक है। तो बाकायदा कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी इसके लिए
कि कोई भी ऐसा बर्ताव, इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाएगा और मतलब किसी तरह की अमानवीयता नहीं की जाएगी। और जो जिलाधीश होते हैं, सेशन जज जो होते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जितने भी जो अधिवक्तागण हैं, वो अधिवक्तागण टाइम टू टाइम जेल जाएंगे, कैदियों से उनकी सिफारिशें सुनेंगे और संबंधित जो कोर्ट है उसमें अपनी रिपोर्ट देंगे। और हर जेल में शिकायत पेटिका रखी जाएगी, शिकायत पेटिका रखी जाएगी और शिकायतें सुनी जाएगी और उचित कार्यवाही की जाएगी। और एकांत कारावास, कठोर श्रम, झूठे आरोप, सुविधाएं और विशेषाधिकारों से इनकार, मतलब कि एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा, कठोर श्रम नहीं करवाया जाएगा, झूठे आरोप नहीं लगाए जाएंगे और सुविधाओं और विशेषाधिकारों में किसी तरह का मनाही नहीं की जाएगी। और एक जेल से दूसरे जेल में हस्तांतरित करते रहेंगे। और जो भी ये मतलब जो हस्तांतरण की जो एक्टिविटी है कि एक जेल से दूसरे जेल में, उसमें बाकायदा कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। ये गाइडलाइन इस वाले वाद में आई थी। इसी तरह से एक वाद है जो आप जनरली आप सुनते होंगे कि लोहे की बेड़ियां अब नहीं लगाई जा सकती। तो इसको रिलेटेड कौन सा वाद था? वो था चार्ल्स शोभराज वर्सेस दिल्ली प्रशासन। ये दोनों एक साथ ही थे जेल में। तो चार्ल्स शोभराज वर्सेस दिल्ली प्रशासन। चार्ल्स शोभराज वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1978 सुप्रीम कोर्ट। 1978 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि कैदियों को लोहे की बेड़ी पहनाने से उनके जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उससे उसका हनन होता है और जो विधि के अधिकार के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसके साथ ऐसा व्यवहार जो उसकी गरिमा के विरुद्ध है, मतलब कि उसको यंत्रणा देना, पशुवत व्यवहार करना, ये क्या है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन करना है। मतलब बिना उचित कारण के कैदी को मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए बेड़ियां नहीं पहनाई जा सकती हैं, ये न्यायोचित नहीं है। और इसमें क्या था, जो चार्ल्स शोभराज है उसको बेड़ियां पहनाई गई थी, तो बाकायदा डॉक्टर ने मतलब ये गवाही दी थी कि हाँ इसकी बेड़ियां निकाल दी जाए, कोर्ट का ये बाकायदा ऑर्डर आया था। लेकिन जिस तरह से ये कहा था कि बेड़ियां लंबे समय तक नहीं पहनाई जा सकती है या फिर मतलब पहनाई नहीं जा सकती है, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली प्रशासन एक वाद आया था। इसके बाद में ये 1978 का वाद है और बाद में जो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली प्रशासन आया था 1980 में आया था। प्रेम शंकर वर्सेस बनाम दिल्ली प्रशासन। ये 1980 में आया था। ठीक है। इस वाले मुकदमे में ये कहा था कि न्यायालय ने ये बाकायदा प्रतिपादित किया कि हथकड़ी का यूज तभी किया जा सकता है जब जो कैदी है वो पुलिस अभिरक्षा से भागने का स्थायी या फिर कोशिश करे या फिर उसका खतरा हो कि वो भाग सकता है और उसके अगर उसको फिर उसको बेड़ी पहनाई जा सकती है। लेकिन इसके बाकायदा इसके लिए मतलब उल्लेख किया जाएगा कि किन रीजंस की वजह से ये बेड़ियां आपको पहनाई जा रही हैं, स्पष्ट किया जाएगा बाकायदा। ठीक है। अब यहां तक के सारे डिस्कशन में सब कुछ क्लियर है सबको। अब कुछ केस लॉज हैं जिनके आप इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जिनके आप नाम लिख लीजिए कि उसमें क्या क्या मतलब उनकी स्टोरी जानने का आपको इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप केस लो लिख लें कि एक केस था मुरली एस देवड़ा वर्सेस भारत संघ, AIR 2002 का मामला है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध। देखिए, आप जब लोगों को टोकते हैं ना कि आप यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते हैं, पब्लिक प्लेस है, वो निर्णय मोस्टली जो गर्ल्स हैं उनको दिक्कत होती है, तो वो बोल देती है पब्लिक प्लेस आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो ये जो आप बोलते हैं ना, वो इसी वाद में निर्णय आया था, मुरली एस देवड़ा वर्सेस भारत संघ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत पूछा जाता है। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ
2002 का मुद्दा है ये। इसमें यह कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध इसमें किया गया था। लिख लें आप कि मुरली एस देवड़ा वर्सेस भारत संघ में क्या कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपानों का निषेध। ठीक है, प्रेम शंकर दिल्ली प्रशासन लिख लिया है हमने। और इसके अलावा है एक केस और लिख लीजिए, नीलबती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य। नीलबती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य 1993 का वाद है ये, जिसमें यह है कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण। जो अब आजकल आप देखते हैं कि जो पुलिस वाले जैसे कि इतना नहीं पीटेंगे कि मर जाए, या फिर बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसे पुलिस में जब कोई जब कैदी होता है ना, तो देखते हैं पूरी जो सेल होता है, मतलब जो जेल होती है, उसकी जांच बहुत होती है। कोई तार, कोई ब्लेड, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि जो कैदी है वो सुसाइड कर ले, क्योंकि बहुत इसको लेके जो ये वाद आया था नीलबती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रतिपादन आए थे कि जिस आयोग के इंचार्ज में वो वहां जिस जेलर के इंचार्ज जो देख रेख में जो जेल है जहां पे आत्महत्या की गई है, उसकी जॉब पे बहुत बनाती है। तो ये डिसीजन इसमें आया था कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण आपको प्राप्त होगा। वो है नीलबती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य। नीलबती बेहरा वर्सेस उड़ीसा राज्य 1993 सुप्रीम कोर्ट। शिक्षा पाने का अधिकार जो है इसमें ये प्रतिपादित किया गया था उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1993 का है। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, शिक्षा पाने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 के तहत अधिकार है। यह है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1993 का ये वाद है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आप लिख लें, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, AIR 1986। ओल्गा टेलिस वर्सेस जिया मोदी की जो बुक हमने कल डिस्कस की थी, 10 जजमेंट्स विच चेंज्ड द इंडिया, उसमें एक वाद ये भी है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, AIR 1986, जीविकोपार्जन का अधिकार, जीने के अधिकार में जीविकोपार्जन का अधिकार शामिल है। ठीक है, ये लिख लें, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, AIR 1986, जीविकोपार्जन का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत हमें प्राप्त है। एक कल हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा एक और है जो कल हमने डिस्कस किया था, ये तुरंत सुनवाई का, जल्द सुनवाई का अधिकार। उसी तरह से एक अधिकार और है, निशुल्क विधिक सहायता पाने का। निशुल्क विधिक सहायता पाने का हमारा अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ये हुआ था MH होस्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। MH होस्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, AIR 1978 का ये वाद है। निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 के तहत है कि हम अगर किसी के पास पैसे नहीं है फिर भी वो सरकार से निशुल्क विधिक सहायता की डिमांड कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था किसमें, MH होस्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के वाद में, कि अगर किसी पर्सन के पास पैसे भी नहीं है तो वो गवर्नमेंट से अपील कर सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए लॉयर की व्यवस्था की जाए। तो MH होस्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। और एक वाद आप लिख लीजिए, सुरजीत सिंह फिंड वर्सेस जीत कौर। ये 2003 का मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट का। सुरजीत सिंह फिंड बनाम जीत कौर, AIR 2003, P&H, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का है ये। कौमार्य परीक्षण न कराने का अधिकार, कि आपके पास आर्टिकल 21 के तहत जो आपका जीने का अधिकार है वो क्या है, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। तो आपके पास राइट है कि आप कौमार्य परीक्षण के लिए मना कर सकते हैं, वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मना कर सकते हैं। ठीक है, कौमार्य परीक्षण न कराने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में शामिल है। सुरजीत सिंह फिंड वर्सेस जीत कौर, AIR 2003, P&H।
और एक इंपॉर्टेंट केस और लिख लीजिए, विजय शर्मा वर्सेस भारत संघ। विजय शर्मा वर्सेस भारत संघ, AIR 2008, गर्भ धारण के पूर्व लिंग परीक्षण न कराने का अधिकार। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और अगर उसके साथ में जबरदस्ती की जाती है कि वो लिंग परीक्षण करवाए कि बच्चा लड़का है या लड़की है, इसका परीक्षण वो मना कर सकती है। ये डिसीजन दिया गया था विजय शर्मा वर्सेस भारत संघ। विजय शर्मा वर्सेस भारत संघ। और एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल सा केस है जिसका आप लिख लीजिए, सुचेता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ प्रशासन, AIR सुप्रीम कोर्ट। बच्चे को जन्म देना या न देने का अधिकार, किसी को बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, ये उसका सेल्फ डिसीजन है। अगर कोई प्रेशराइज कर सकता है तो वो बोल सकती है कि जो मेरा जीने का अधिकार है उसमें मेरे पास राइट है कि मैं, मेरी मर्जी है तो बच्चे पैदा करूं, अदरवाइज ना करूं। सुचेता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ प्रशासन, बच्चा जन्म देने या न देने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में शामिल है। सुचेता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ प्रशासन, AIR 2010। एक वाद और लिख लीजिए, ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन बिताने का राइट, कि हमारे जीने के अधिकार में शामिल है कि हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण ना हो। तो जो हम 10 बजे के बाद में फोन करते हैं ना कि हाँ भाई अब लाउड स्पीकर की आवाज नहीं आनी चाहिए, तो वो इनरी ध्वनि प्रदूषण, AIR 2005। इनरी ध्वनि प्रदूषण, AIR 2005। इसके अलावा जितने भी केस लॉज हैं बहुत सारे, लगभग 25 केसेस और हैं जिनका PDF आपको मैं सेंड कर दूंगी। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में डिस्कशन यहीं तक रहेगा।